चलिए देखते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित बिहार एसएससी रोशन आनंद एवं बीटू झा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बुक है। यह द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 2023 का है। ठीक है, मॉडल्स नंबर आज 10 देखेंगे। चलिए देखते हैं। सॉरी, मॉडल नंबर कितना देखेंगे? मॉडल नंबर 11 देखेंगे। मॉडल सेट नंबर 11 देखेंगे आज। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया गया है? नर्मदा नदी बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिससे 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान लाभान्वित होते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें दामोदर और उसकी सहायक नदियां बराकर, कुनार, बोकारो पर बांध बनाया गया है। अब यह संयुक्त राज्य अमेरिका टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। इस परियोजना का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्य में है। तिलैया एवं मैथन बांध बराकर नदी पर, पंचेत बांध दामोदर नदी पर, कुनार बांध कुनार नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में जानते हैं। यह सतलज नदी पर निर्मित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इस परियोजना से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान लाभान्वित हो रहे हैं। इस बांध के पीछे निर्मित झील को गोविंद सागर या हिमाचल प्रदेश कहा जाता है, गोविंद सागर कहा जाता है। ठीक है, अब हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है जो मानव निर्मित है। टिहरी परियोजना, इस बांध का निर्माण भागीरथी व भीलगंगा नदी के संगम पर किया गया है। इस बांध का निर्माण उच्च तीव्रता भूकंप क्षेत्र में किया गया है, अतः इसे भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है। अब इस बांध के पीछे निर्मित जलाशय को स्वामी राम तीर्थ सागर नाम दिया गया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है वियतनाम युद्ध कब शुरू हुआ था? कब हुआ था? 1955 में। वियतनाम युद्ध 1955 से 1975 में अमेरिका और उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम में शामिल थे। वर्ष 1976 में उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हुआ है। वियतनाम को 2 दिसंबर 1945 को फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन ने स्वतंत्र मिली थी, यानी शासन से स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल किया जाता है? कितना? 22। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 22 फसलों को शामिल किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह समर्थक मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उन्हें हितों की रक्षा करती है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संतुष्टि पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में फसल बुआई के आरंभ में की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल मुख्य फसलों के देखते हैं। अब है खाद्यान्न सेवन, यानी धान, गेहूँ, ज्वार, बजरा, मक्का, रागी, ये सब दलहनी फसलें। खाद्यान्न था वो, अब दलहनी फसलें देखते हैं 5 गो। चना, अरहर, तूर, मूंग, उड़द और मसूर, ये दलहनी फसलें हैं। तिलहन,
मूंगफली, तोरी, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, तिल, नाइजर सीड, कुसुम, सैफ, फ्लावर सीड, ये सब क्या है, तिलहन के 7 गो हैं। अन्य फसलें 3 गो हैं, कोपरा यानी सूखी नारियल, कपास और कच्ची पटसन है। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुलमित नहीं है, कौन नहीं है, यानी अस्थाई सरकार यानी अपशिष्ट विषय होगा, ये एक जोड़ा गलत है। नहीं तो राज्य सरकार राज्य सूची करता है, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, स्थानीय सरकार राज्य सूची का विषय है। अवशिष्ट विषयों का कानून बनाने का शक्ति संसद में निहित है। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय मामले को संघ सूची में और विशुद्ध रूप से राज्य व अस्थायी महत्व के मामलों को राज्य सूची में रखा है। राज्य और संघ के समान हित के मामलों को समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है, यानी एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति एक ढलान पर ढुलती हुई गेंद की गति, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ है। उससे पहले उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कितना देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, सवाना, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, सवाना के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए बार इसके, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना नाम से जाने जाते हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल। अब सवाना जो अफ्रीका की है, कंपोज ब्राजील की है, लानोस वेनेजुएला की है, शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल है। पंपास उरुग्वे अर्जेंटीना और ब्राजील की है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका की है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका की है। स्टेपीज मध्य एशिया एवं पूर्वी एशिया की है। पुस्ताज जो कि हंगरी के है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की है। कंटेरबरी न्यूजीलैंड की है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर विद्रोह संबंधित है चीन से। बक्सर विद्रोह किससे संबंधित है, चीन से संबंधित है। बक्सर विद्रोह 1899 से 1901 ईस्वी का मुख्य कारण चीन के लोगों के साथ ईसाई मिशनरियों का अति अपमानजनक व्यवहार था। चीन ने इसके लिए विदेशी विरोधी संस्थाएं कायम की थी। अब उसमें एक संगठन ची हेतु आन यानी धार्मिक समस्वर संघ था। अब वर्ष 1911 ईस्वी में चीन के जन क्रांति का पृष्ठभूमि बक्सर विद्रोह ने तैयार किया। साल 1850 से 64 ईस्वी में मध्य चीन के दक्षिण हिस्से में ताइपिंग विद्रोह हुआ। 1894 से 95 ईस्वी में चीन को जापान के हाथों में पराजय का सामना करना पड़ता है, जिससे उसके कुछ क्षेत्र जापान द्वारा अधिग्रहित कर लिए जाते थे। अब 29 अगस्त 1842 ईस्वी को ब्रिटेन और चीन के बीच नानकिंग की संधि हुई और प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 का अंत हुआ। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी, केजे उदेसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 1/3 हो सकती है, यानी राज्य विधानसभा में सदस्य की संख्या अधिकतम संख्या राज्य विधान के सदस्यों की संख्या का 1/3 तथा न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड की कक्षीय वेग से परिक्रमा करती पृथ्वी की अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है। क्या होगा 2.56 × 10⁻74 होगा। ठीक है, ये ये क्वेश्चन है, बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर भी मैथ है। 20
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, वायु को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर। वायु को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर कहलाता है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। बैरोमीटर के आविष्कार इवान गुलिस्ता टोरिसेलिद है। अब दाब का यह सही मात्रा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिससे पास्कल भी कहा जाता है। दाब एक अदिश राशि है। एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वह वायुमंडलीय दाब 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। अब बैरोमीटर का पाठ्यांक, जब एकांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। अब एनीमोमीटर, पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापा जाता है। एरोमीटर, इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। बैरोमीटर, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाली परिवर्तन को मापा जाता है। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? टॉमस मुनरो। किसने कहा था? टॉमस मुनरो ने कहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्म टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कैप्टन रीड द्वारा लागू की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 में, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था? क्या होगा? जर्मनी होगा। यानी प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था? जर्मनी के द्वारा किया गया था। यानी धुरी राष्ट्र गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली आदि शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन नहीं है? सीमा कर है, जो कि प्रत्यक्ष कर नहीं है। यानी प्रत्यक्ष कर, हम उन करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं जिनके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न कराघात तथा करापात उसी व्यवस्था पर पड़ती है उन पर सरकार कर लगाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? कौन अनुच्छेद? 80 के 3 के तहत। यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के तहत किया जाता है। यह 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से विज्ञान का अनुभव कर रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन है, एक सुनार में मौजूदा मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोगी पानी के नीचे मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? क्या है? ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। क्या होता है? ट्रांसमीटर और डिटेक्टर होता है। यानी सुनार में मौजूदा मुख्य उपकरण ट्रांसमीटर और डिटेक्टर है जिसका उपयोग पानी में नीचे मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? INS बागीरा। INS बागीर क्या है? यानी इन सबमरीन का निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जा रहा है। इसके तहत कलवरी श्रेणी की 6 सबमरीन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया गया है? यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। यानी भारत ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए मिराज 2000 लड़ाकू विमानों और अन्य विमानों को भेजा है। ठीक है, चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
अब है भागीरथी और अलकनंदा गंगा 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 में कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी अपवाह तंत्र। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख में के निकट गंगोत्री में हिमनद से निकली भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा गंगा कहलाती है। अलकनंदा की सहायक नदी जैसे पिंडार नदी बाएं तट से कर्णप्रयाग में तथा मंदाकिनी नदी दाएं तट से रुद्रप्रयाग में इससे आकर मिलती है। धौली गंगा व विष्णु गंगा अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां हैं। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी पर स्थित है। अब गंगा की सहायक नदियां जो बाएं तट से मिलती है जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है। दाएं तट से मिलने वाली नदियां यमुना, सोन, टोंस और कर्मनाशा है। स्थान और नदी संगम विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा, कर्णप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा, देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती है। अब चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि नदियां यमुना के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियों में बनास, काली, सिंधी, कूनो इत्यादि प्रमुख नदियां हैं। अब बनास की सहायक नदियों में खारी एवं धुंध प्रमुख है। कोसी गंगा के बाएं तट से मिलती है। इसके द्वारा अपने नदी मार्ग के अधिक कटाव तथा मार्ग परिवर्तन के कारण ही इसे बिहार का शो कहते हैं। गोमती, घाघरा, गंडक आदि गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अन्य सहायक नदियां हैं। अब दामोदर हुगली के दाएं तट की एक प्रमुख नदी, इसे बंगाल का शो कहते हैं। अब गंगा नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक स्थित है। गंगा नदी भारत की नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। 40 नंबर क्वेश्चन है 1942 ईस्वी में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? किस में रखा गया? बांकीपुर जेल में, यानी हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके रखा गया था। बांकीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। अब 41 नंबर क्वेश्चन है और आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। अब 41 नंबर क्वेश्चन है भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा कब पाबंदी लगा दी गई? 1829 में। कब लगा दी गई? 1829 में पाबंदी, यानी 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 42। क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन असत्य है? यह बी नंबर क्वेश्चन, यह बी है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यानी यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। अब 43 नंबर क्वेश्चन है प्रकाशित तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर, यानी यह तंतु उच्च गुणवत्ता वाले कांच या क्वार्ट्ज तंतुओं से बनाया जाता है। प्रत्येक तंतु में एक क्रोड तथा आवरण होता है। क्रोड को अपवर्तनांक आवरण के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। अब प्रकाश तंतु में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब और प्रकाश तंतु के दूसरे सिरे तक बिना क्षय के पहुंच पाता है। प्रकाशित तंतु को इसी गुण के कारण विभिन्न संचार संकेतों को लंबी दूरी तक भेजने हेतु प्रकाशित तंतु का प्रयोग करते हैं। इसमें संचार सिग्नल की ऊर्जा क्षय नगण्य होती है तथा सिग्नल की गुणवत्ता भी न्यूनतम प्रभावित होती है।
मानव शरीर के आंतरिक भागों के चिकित्सकीय निरीक्षण हेतु एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब एंडोस्कोप प्रकाशीय तंतु पर आधारित प्रणाली है। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? कौन है? प्रेरित धारा। कौन है? प्रेरित धारा का उपयोग करने में किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणीय इस प्रकार रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगी। विद्युत जनित्र इसी नियम पर आधारित है। जैसे कि ये देखिए, गति क्षेत्र और विद्युत प्रेरित धारा। अंगूठा जो है चालक की गति को, तर्जनी है चुंबकीय के, मिडिल है चालक की प्रेरित विद्युत धारा की गति को दिखाती है। अब आते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के बाम हाथ नियम, बाएं हाथ का नियम, यानी यदि बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा, अंगूठा एवं परस्पर समकोणित इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। अब अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, बल और विद्युत धारा के ऊपर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के बारे में देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, प्रतिवर्ती धारा वैसी धारा जिसका परिणाम एवं दिशा समय के साथ बदलती है, प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। प्रतिवर्ती धारा का पूरे चक्र में औसत मान 0 होता है। अब दिष्ट धारा वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा कहलाती है। प्रतिवर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर देखते हैं। अब दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, इस धारा का परिणाम एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है। प्रतिवर्ती धारा, इस धारा का परिणाम दिशा एवं समय के साथ बदलता रहता है। अब दिष्ट धारा, इस दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा की व्यवस्था लगती है। वही प्रतिवर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कम ऊर्जा की व्यय होती है। ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा की घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन इस धारा को ट्रांसफार्मर की सहायता से धारा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इससे बैटरी को चार्ज किया जा सकता है, इसके बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? कौन है? पेरूप। कौन है? पेरूप। 48 नंबर क्वेश्चन है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन है? कोनेरू हम्पी। कौन बने हैं? कोनेरू हम्पी। अब 53 नंबर क्वेश्चन, है, प्राचीन महाजन मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इनमें से कोई नहीं होगा, यानी प्राचीन महाजन मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। ठीक है। अब वैशाली जो है बज्जी की राजधानी थी। चंपा जो था अंक की राजधानी थी। कौशाम्बी जो था वत्स की राजधानी था। किसकी? वत्स की राजधानी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 54 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। किसमें? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, यानी इस हत्याकांड का विरोध में जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड सर की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया। इस हत्याकांड के विरोध में जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। 9 अप्रैल को, कुछ स्रोतों में 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में गोलीकांड और नेताओं को किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में एक सभा का आयोजन किया गया था।
आयोजन किया गया था। अब सभा स्थल पर अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना कोई सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिससे करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। अब हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य शंकर नायर ने त्याग पत्र दे दिया। अब सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग 1919 का गठन किया। अब कांग्रेस ने इसकी जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति के अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब बजी और AR जयकर आदि थे। अब खिलाफत आंदोलन के बारे में जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल था। 1918 में ईस्वी में युद्ध समाप्ति के बाद तुर्की के खिलाफ के साथ उचित व्यवहार न हो पाने के कारण वह तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने खिलाफत को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और 24 नवंबर 1919 ईस्वी को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की। खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाया गया। अब असहयोग आंदोलन 1920 से 22 असहयोग आंदोलन 1920 से 22 यानी कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुए असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। असहयोग आंदोलन के शुरुआत के समय ही कांग्रेस को तिलक की मृत्यु पर एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। अब 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन के समय स्कूल, कॉलेज, विदेशी कपड़े पदों इत्यादि का बहिष्कार शामिल था। अब आंदोलन के समय गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन की भीड़ ने पुलिस को 22 जवानों को जला दिया। हिंसा ने आहत गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में हुए बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी की गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई थी और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया। 55 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह किसका कथन है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का है। चलिए अब अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का प्रस्तावना के बारे में कथन है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। पंडित ठाकुर दास भार्गव के अनुसार प्रस्ताव संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा तथा संविधान की कुंजी है। यह संविधान का आभूषण है। अब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह घोषणा से भी ज्यादा है। अब सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक शास्त्र सर अर्नेस्ट बारकर संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अब प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं: संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया था। इसे नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार किया गया। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्द हैं: संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और अखंडता है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन कर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
1946 द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शामिल किए गए हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर क्वेश्चन है प्रमुख वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी प्रदूषण हमारे वातावरण में अवांछनीय परिवर्तन का प्रभाव है। ये परिवर्तन जब वायु में होता है तो वायु प्रदूषण तथा जब जल में होता है तो जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो अन्य वस्तुएं होगी, क्या होगी? विलासिता। क्या होगी? विलासिता। यानी यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक हो तो वस्तु को विलासिता और आय लोचदार माना जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर, संगम सालू तुलु के शासक राजवंश किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? विजयनगर से। यानी विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश संगम वंश, सालू वंश और तुलु वंश एवं अरबिडू वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाल्वी से हराया था? कौन है? थॉमस बेस्ट। कौन है? थॉमस बेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन से युग्म सुमेलित है? कौन सा है? यानी चौथा है अतिवादी प्रजातांत्रिक दल, जयप्रकाश नारायण। अब है भारतीय बाल केशविक दल, जो कि एन दत्त मजुमदार। ठीक है। क्रांतिकारी साम्यवादी दल जो है सौम्या। ठीक है। बोल्शेविक लेजिस्लेटिव कौन है? अजित राय। कौन है? MN राय। और आदिशवादी कौन है? MN राय। ये होगा MN राय, ये होगा जयप्रकाश नारायण। ये तीसरा जो है बोल्शेविक लेनिस्ट दल जो है, इसका अजित राय इंद्रसेन होगा, जो कि ये गलत है। ठीक है। छियासठ का आंसर कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई थी। कौन हुई थी? नीति निर्देशक सिद्धांत के पर। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत पर। यानी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व को व्याख्या है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है। अब 68 नंबर क्वेश्चन, 68 है ईंधन गैस और प्रमुख घटक। CNG मेथेन और इथेन। LPG जो है ब्यूटेन और प्रोपेन है। कोल गैस जो है हाइड्रोजन मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब वाटर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। यानी CNG मेथेन इथेन गैस है, LPG ब्यूटेन प्रोपेन है, कोल गैस हाइड्रोजन मेथेन कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन है। वाटर गैस यह कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, जिसे रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है। इसका ऊष्मीय मान प्रोड्यूसर गैस से अधिक 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। अब वर्तमान में विश्व की कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 30% कोयला से आपूर्ति होती है। कोयला मुख्यतः कार्बोनिफेरस काल की परतदार चट्टानों में पाया जाता है। यह औद्योगिक क्रांति का आधार रहा है, अतः इसे उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। अब कोयले के प्रकार के बारे में जानते हैं। कोयले के प्रकार ए में है एंथोसाइट कोयला,
यह कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95%, जल की मात्रा 2 से 5% होती है। अब बी है बिटुमिनस कोयला। क्या है? बिटुमिनस कोयला। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% तक होती है। अब लिग्नाइट कोयला, यह घटिया किस्म का भूरा कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% होती है। अब पीट कोयला, यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी 50% से 60% तक, आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। अब कोल गैस, यह रंगहीन व तीक्ष्ण तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इसमें 55% हाइड्रोजन और 30% मीथेन और 4% कार्बन मोनोऑक्साइड, अन्य 10% में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन व अज्वलनशील अशुद्धियाँ होती है। इसका उत्पादन कोयले के भंजक आसवन द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन मिश्रित महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसका मुख्य घटक मीथेन CH4 तथा ईथेन है। CNG, यानी यह एक ईंधन गैस है जिसमें मीथेन एवं मीथेन गैस पाया जाता है। अब इससे बहुत कम मात्रा में प्रदूषण फैलता है। अब इसलिए इसे इको फ्रेंडली गैस कहते हैं। पेट्रोलियम कूपों से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है। इसे उच्च ऊष्मीय मान व कम प्रदूषणकारी होने के कारण आदर्श ईंधन की संज्ञा दी जाती है। पेट्रोलियम में लगभग 20% तक हाइड्रोकार्बन गैस मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होती है। इन्हें पेट्रोलियम गैस या ईंधन गैस भी कहते हैं क्योंकि ये तेजी से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करती है। इन्हें दाब डालकर द्रवीभूत किया जा सकता है। इन्हीं गैसों को मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन की द्रवीभूत कर सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। 73वां क्वेश्चन है, फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? शैलेश पाठक को। अब 74 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को, ये करंट का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अब किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? कौन है? भारत को चुना गया है। अब 75 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है कौन? चांग-ई 4 है। कौन है? चांग-ई 4। 76 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक में स्थित है। अब राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा में अवस्थित है। अब आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में। न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित? श्रीनगर में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय कांच और तथा मृत्तिका अनुसंधान कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ स्थित? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनाली में स्थित है। 81 नंबर क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने घोषणा की है? यानी संयुक्त बंगाल की एक शक्ति है। विभाजन बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा। यह पूर्णतः सत्य है और यह इसे योजना का एक गुण है। किसने कहा? H.H. रिजले। कौन है? H.H. रिजले। H.H. रिजले। उपयुक्त घोषणा H.H. रिजले द्वारा की गई है। बंगाल विभाजन के समय 1905 में भारत का वायसराय लॉर्ड
कर्जन तथा गृह सचिव एच रिजले था। उपयुक्त घोषणा रिजले द्वारा भारत सरकार के गृह सचिव के पत्र 1905 ईस्वी में की गई थी। रिजले द्वारा कर्जन को लिखे गए पत्र में उसने लिखा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होगी। अब 7 अगस्त 1905 ईस्वी कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी तथा बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बंट गया है। पूर्वी बंगाल में असम एवं पूर्वी बंगाल के कुछ जिले राजशाही ढाका एवं चट्टगांव मिलाए गए हैं। कर्जन ने ढाका को मुस्लिम बहुलक प्रांत पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया है। 82 नंबर क्वेश्चन है, किन संगठनों द्वारा 1919 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था? कौन है? यानी हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और सिख तीनों सभी को क्या किया गया था? विरोध किया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन है, आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है? इसका है हृदयनाथ कुंजरू। किसका? हृदयनाथ कुंजरू। यानी आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन हृदयनाथ कुंजरू का है। अब हृदयनाथ कुंजरू भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, कौन है? आयोडीन है। कौन है? आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। यानी आयोडीन बैंगनी रंग का ठोस धातु है। हाइलोजन में आयोडीन प्रबलता ऑक्सीकरण है। इसका उपयोग पीड़ाहारी आयोडेक्स, आयोडोफार्मा आदि कीटाणुनाशक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, जिह्वा के किस भाग पर मीठापन स्वाद कलिकाएं स्थित होती है? कौन है? शीर्ष पर। किस पर होती है? शीर्ष पर होती है। जिह्वा के शीर्ष पर मीठापन स्वाद कलिकाएं स्थित होती है। जिह्वा मुख्यतः स्वाद ज्ञानेंद्रिया है। इसका अधिकांश भाग पेशियों का बना होता है। जिह्वा की श्लेष्मकला स्वस्थ व्यक्ति में आर्द्र तथा गुलाबी होती है, जिस पर स्वाद कलिकाएं होती है। प्रत्येक स्वाद कलिकाओं में लगभग 50 स्वादग्राही कोशिकाएं होती है। प्रत्येक स्वादग्राही कोशिकाएं किसी विशेष प्रकार की पदार्थ के प्रति संवेदनशील होती है। अब ज्ञातव्य है कि स्वाद संवेदना रासायनिक संवेदना होती है। जिह्वा के विभिन्न भाग 4 विभिन्न प्रकार के स्वादों के प्रति अलग अलग संवेदनशील होते हैं, यथा जिह्वा के किनारों पर स्थित स्वाद कलिकाएं खट्टेपन होता है। जिह्वा के आधार पर स्थित स्वाद कलिकाएं कड़वेपन होता है। अभी जिह्वा के शीर्ष पर स्थित स्वाद कलिकाएं मीठापन होता है। जिह्वा के पार्श्व तथा शीर्ष पर स्थित स्वाद कलिकाएं नमकीन होता है। अब पश्च भाग, क्या है? पश्च भाग कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा। पार्श्वभाग और पार्श्वभाग, अग्रभाग। 89 नंबर क्वेश्चन है, ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है? क्या है? रियल है। क्या है? रियल। ब्राजील की मुद्रा क्या है? दिनार किसका है? इराक, जॉर्डन और सर्बिया का है। दिरहम किसका है? संयुक्त राज्य अमीरात का है। रियाल किसका है? यमन और कतर का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 90, इजराइल की मुद्रा क्या है? क्या है? न्यू शेकेल है। गिल्डर किसका है? नीदरलैंड का है। पाउंड किसका है? ब्रिटेन का है। और रियाल किसका है? कतर, सऊदी अरब का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन है, दार उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था, कौन था? देवबंद था। कौन था? देवबंद। यानी दार उलूम आंदोलन, जिसे देवबंद आंदोलन भी कहा जाता है, यह एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन के 2 मुख्य उद्देश्य है, कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों के मध्य प्रचार प्रसार करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए
विवाद का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल 1954 है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अब एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत द्वारा पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। निर्वाचक अवैध घोषित होने पर राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। अब राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 56। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। अब नोट है, अनुच्छेद 77 के फर्स्ट के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी। और अनुच्छेद 77 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अब भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 में अब राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 और इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव है। शेष 233 सदस्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं। अब है निर्वाचन आयोग। संविधान के भाग 15 का अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध दिया गया है। अब निर्वाचन आयोग की स्थापना, यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98वें नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है जो सत्य नहीं, यानी जब केवल एक जाति के लाभ होता है तो दूसरे को नुकसान होता है, उसका कॉमन सेल्सियस कहते हैं, ये जो कि गलत है। ये 3 को सही है। यानी जब पोषद को बिना मारे उससे पोषण प्राप्त किया जाता है तो उसे परजीविता कहते हैं। पोषद को मारकर भोजन प्राप्त किया जाता है तो उसे शिकार कहते हैं। परस्पर लाभदायक सहभागिता को संबंधन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़ापे के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? कौन है? एगिनी जीन है। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्विनिषेचन में शामिल नहीं है? प्रतिवयसांत कोशिका का विकास। प्रतिवयसांत कोशिका का विकास है। यानी दोहरे निषेचन पुष्पी पादपों के लिए अनूठी घटना है जो एक भ्रूण पुटी में 2 प्रकार के संलयन, युग्मन संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है।
अब देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? इलाहाबाद में है। कहाँ? इलाहाबाद में। यानी पूर्वी कमांड शिलांग मेघालय में है, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली में है, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद प्रयागराज में है, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम केरल में है, दक्षिण पश्चिमी कमांड गांधीनगर गुजरात में है, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु कर्नाटक में है, मेंटेनेंस कमांड नागपुर महाराष्ट्र में है। अब 107 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। यानी इंदिरा न्यू पूर्व में एक पेप्सिको कंपनी की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? कितना? 18 दिनों तक। यानी भारतीय साहित्य में 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसका पुराना नाम जय संहिता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन है, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? इसके एंट अमीबा क्या है? एंट अमीबा के कारण निद्रा रोग होता है, जिसे निद्रा रोग को ट्रिपेनोसोमा द्वारा होता है। सॉरी, ये ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? ट्रिपेनोसोमा। ये गलत है, ट्रिपेनोसोमा द्वारा होता है। यानी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका निम्न में से कौन है? कौन है? ऑस्टियोब्लास्ट। कौन है? ऑस्टियोब्लास्ट। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका है ऑस्टियोब्लास्ट है। ऑस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। मैट्रिक्स में कैल्शियम एवं फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं जिसके कारण मैट्रिक्स कठोर होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स में स्थित स्थान लैकुनी में पाई जाती है। लैकुनी एक दूसरे से पतली नलिकाओं से संबंध रखती है जिन्हें कैनालिकुली कहते हैं। अब अस्थि के मध्य में एक गुहा होता है जो अस्थि मज्जा से भरी होती है। अब लैकुनी में स्थित ऑस्टियोब्लास्ट में प्रोटोप्लाज्म प्रबंध कैनालिकुली द्वारा ही अन्य अस्थीय कोशिकाओं से संबंध स्थापित करते हैं। अस्थि मज्जा में रक्त नलिकाएं रहती है जिनसे पोषक तत्व कैनालिकुली द्वारा ही विसरण के अस्थि की सभी जीवित कोशिकाओं में पहुंचता है। अब मैमेलियन अस्थि की अनुप्रस्थ काट में अनेक नलिकाएं दिखलाई पड़ती है जिन्हें हैबर्सियन नलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक हैबर्सियन नलिकाएं अपने चारों ओर स्थित लैमेली लैकुनी अस्थि कोशिकाओं और कैनालिकुली के साथ हैबर्सियन यंत्र बनाती है। जो वर्ग मैमेलिया की अस्थियों की प्रमुख पहचान है। अब है उपास्थि का मैट्रिक्स लसलसा होता है। इसमें बहुत ही पतले तथा महीने कोलेजन तंतु होते हैं। अब इसके मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार की प्रोटीन से बनी होती है जिसे कैंड्रिंग कहते हैं। इसमें कोशिकाएं रहती हैं जिसे कोन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं में चारों ओर द्रव भरा आवरण होता है जिसे लैकुना कहते हैं। प्रत्येक लैकुना में 2 से 4 तक की कोशिकाएं होती है। अब इस मैट्रिक्स में रक्तवाहिनियों का अभाव होता है परंतु यह वाहिनी युक्त उपस्थित आवरण पेरिकार्डियम से ढका रहता है। अब उपास्थि का कार्टिलेज अस्थियों से जोड़ के चिकना बनाती है। ये बाह्य कर्ण नाक, श्वास नली, स्टर्नम तथा अंतरकोशिकीय स्थानों में पाई जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, असंगत शब्द का चयन करें। जो हिरण है, हिरण को छोड़कर अन्य सभी जानवरों के बच्चे हैं। ठीक है। अब 120 नंबर क्वेश्चन है, विषम शब्द का चयन करना है। इसमें भी 20 है आनंद। क्या है? आनंद। आनंद को छोड़कर अन्य सभी आनंद के विलोम है। अब 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो भिन्न है। यानी स्कॉर्बी को छोड़कर अन्य सभी त्वचा से संबंधित रोग है। एक्जिमा,
सोराइसिस और विटिलिगो। ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसमें श्वेत रक्त WBC की संख्या सर्वाधिक होती है? न्यूट्रोफिल में होती है। किसमें होती है? न्यूट्रोफिल में। WBC कर्णयुक्त कोशिका और कर्णविहीन कोशिका होती है। कर्णयुक्त कोशिका एसिडोफिल होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, मोनोसाइट्रस लिम्फोसाइट होता है। यानी श्वेत रक्त की संख्या सर्वाधिक न्यूट्रोफिल में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 124 नंबर क्वेश्चन, उस असंगत शब्द का चयन करें। सी जो है, सी को छोड़कर अन्य सभी शब्द सकारात्मक प्रसंगित शब्द है। 125 नंबर क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन करें जो बाकी से अलग है। 255 को छोड़कर अन्य सभी क्या सम संख्या है। अब 126 नंबर क्वेश्चन है, विषम नंबर जोड़ी का चयन करें जो बाकी से अलग है। कौन है? ए को छोड़कर, यानी पहली संख्या के वर्ग में से एक घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, जबकि अन्य सभी पहली संख्या के वर्ग के एक जोड़ने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 129 है, निम्न में से कौन सरीसृप वर्ग का उदाहरण है? सभी है। ये थल पर रेंग कर चलते हैं। इनका अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। इनका शरीर लंबा एवं बेलनाकार होता है। इनमें से सभी होगा। अब 130 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास, ये तो मैथ का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है कौन? मानवाधिकार संगठन। कौन है? मानवाधिकार संगठन। इसकी स्थापना पीटर बेंस द्वारा 28 मई 1961 को किया गया। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज। यानी किसी भी वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। वेब पेज बनाने में HTML का प्रयोग किया जाता है। अब 138 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाता है? 14 नवंबर को। जब शरीर के पेनक्रियाज में इंसुलिन की कमी होती है तो मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। अब है 39 नंबर का, तीरंदाजी विश्व कप 2023 के भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2025 का घटना देख लीजिएगा, ये तो 23 का है, लेकिन इसका 2 स्वर्ण पदक होगा। ठीक है। अब है, इसरो ने किस देश के उपग्रह टीलियोस 2 का प्रक्षेपित किया है? कौन है? सिंगापुर को। कौन है? सिंगापुर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों की चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक कहते हैं। यानी जैव भू रासायनिक चक्र ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रूप से जैव और अजैविक घटनाओं के बीच जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के रूपांतरण के माध्यम से चक्रीय प्रवाह होता रहता है, जैसे भू रसायन चक्र कहलाता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी एलेसेंड्रा कोरप है। कौन है? एलेसेंड्रा कोरप को। अब 146 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस राज्य में मानव मुद्राई मिट्टी किससे हुए बर्तनों का भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? तमिलनाडु में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है?
26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। यानी हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय महिला और आईपी त्वरित नवाचार रचनात्मक है। अगर 49 नंबर क्वेश्चन है 100, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? क्या है? 111वां रैंक है। कौन सा है? 111वां रैंक। अब 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक और पाँच क्या गलत है, लेकिन वहीं 2, 3, 4 गलत सही है। यानी राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है। ठीक है। और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।